नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है मौर्योत्तर काल। इसमें हमने आपको शुंग वंश के बारे में बताया, कड़क वंश के बारे में बताया, सातवाहन वंश के बारे में बताया और अब हम आपको हिंद यवन, शक और कुषाण वंश के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं कि मौर्य वंश के पतन के बाद जिस समय उत्तर भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई उसे शुंग वंश, जिस समय शुंग वंश मगध पर शासन कर रहा था, उस समय पश्चिमोत्तर भारत में अन्य विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए तत्पर थे और कभी कभी तो वो भारत के अंदरूनी भाग पर आक्रमण करते थे। कुछ प्रदेशों पर उन विदेशियों ने कब्जा आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली, जिसमें आपके पांचाल, मथुरा, शाकल जो देश राज्य आते हैं वो उन पर विदेशियों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस वंश के बाद जब मौर्य साम्राज्य में बड़े बड़े साम्राज्यों के अधीन छोटे छोटे साम्राज्य थे, जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो उस समय वो छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने के लिए तत्पर थे और जब मौर्य साम्राज्य के जो प्रवर्ती साम्राज्य जो शासक हुए वो इतने शक्तिशाली न हो गए, वो उन पर नियंत्रण न कर सके और वो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र शक्ति स्थापित कर ली। इन्हीं में से जो राज्य थे उनमें आता है हिंद यवन शासक। इन लोगों ने भारत पर शासन किया और ये पश्चिमोत्तर भारत पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते थे। अब हम आपको हिंद यवन शासकों के बारे में बताते हैं। बैक्टीरिया के ग्रीक शासकों को भारतीय साहित्य में यवन नाम से जाना जाता है। ये शासक भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर राज्य करते थे और जब शुंग वंश का शासन था उस समय ये वहाँ का एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था मिनांडर। उसने भारत के कई प्रदेशों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, जिनमें आपका आता है साकेत, पांचाल, मथुरा, तक्षशिला। इनमें एक और था जिसमें इन्होंने आक्रमण करने के लिए तत्पर थे, उसमें था आपका तक्षशिला। साथ ही जो शुंग वंश के शासक शासन करते थे पाटलिपुत्र, वो वहाँ तक आक्रमण करने के लिए चले जाते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने इन विदेशियों को भारत के बाहर खदेड़ा और पश्चिम में तक्षशिला तक उनको पीछा करते हुए भारत से बाहर कराए। इन्हीं में से थे यवन शासक। यवन शासकों में मिनांडर ही एक प्रसिद्ध शासक था। डेमेट्रियड नाम का प्रथम शासक था जिसने भारतीय सीमाओं में प्रवेश किया और भारत के कुछ राज्यों पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और उन्होंने जो विदेशी थे मिनांडर, उसकी राजधानी थी शाकल, जिसे आज हम वर्तमान में सियालकोट कहते हैं। इसका इलाका पश्चिमोत्तर भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इलाके में पड़ता था। इन लोगों की जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनकी लिपि खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि के सिक्के इन लोगों ने चलाए थे। इन लोगों की जो लिपि थी वो खरोष्ठी थी और जो खरोष्ठी लिपि के अपने सिक्कों पर उसके लेखन कार्य किया और यूनानी लिपि में चलाए गए थे ये सिक्के। यूक्रेटाइडस नाम का जो शासक था उसका साम्राज्य तक्षशिला तक था। हिंद यवन शासकों में सबसे फेमस शासक, प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। इसका साम्राज्य जो था पश्चिम में पश्चिमोत्तर भारत तक था। डेमेट्रियस, और ये डेमेट्रियस कुल से संबंधित था, भारत में यूनानी सत्ता को स्थापित किया। हिंद यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। इसने भारत की पांचाल, मथुरा, तक्षशिला और पाटलिपुत्र तक शासन करने के लिए भारत पर आक्रमण किया और पुष्यमित्र शुंग ने, जिस समय पुष्यमित्र शुंग तक्षशिला उस पर पाटलिपुत्र पर शासन कर रहे थे, उसी समय ये शुंग वंश का हिंद यवन शासक मिनांडर ने पाटलिपुत्र पर हमला किया। उस समय पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र पर शासन कर रहे थे और ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग और मिनांडर का समकालीन शासक था।
बौद्ध साहित्य में मेनांडर को मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। मेनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया और नागसेन के द्वारा ही मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार में भी कार्य किया। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्नु, मेनांडर एवं नागसेन की बातचीत का इसमें संवाद उल्लेख है कि नागसेन ने मेनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं मेनांडर और नागसेन की, वो मिलिंद पन्नु नामक पुस्तक में उद्धृत है। जब मेनांडर भारत पर शासन करने के लिए भारत में आया था तो पश्चिमी उत्तर भारत में शाकल जो है प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी था और ये राजधानी भी थी हिंद यवन शासकों की। स्ट्रैबो के अनुसार गंगा और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। मेनांडर ने जिस समय पर पुष्यमित्र शुंग का शासन पाटलिपुत्र पर था उस समय पश्चिमी उत्तर भारत के जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने साकेत, पांचाल, मथुरा, तक्षशिला और पाटलिपुत्र तक जो गंगा यमुना का क्षेत्र था उस पर हमला किया और आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो आक्रमण करने में असफल रहे। उन्हें पुष्यमित्र शुंग ने भारत के बाहर खदेड़ दिया। इनसे संबंधित जो देवता हैं वो पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे लेख हुआ करते थे उन पर ना तो कोई तिथि होती थी, केवल राजा का नाम ही उद्धृत होता था। जब यूनानियों के भारत में आने से उनके सिक्कों पर देवता, एक साइड पे देवता का और एक सब उस राज्य के शासन के बारे में बताया जाता था, उन देवताओं के बारे में। इंडो ग्रीक शासक पहले विदेशी ऐसे थे जिन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए। पहले भारत में जो शासन हुआ करता था उनका कोई लिखित विवरण नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से विदेशी शासक भारत पर आए और शासन कर किया उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए जिस पर एक तरफ उनकी लिपि और एक तरफ उनके देवताओं का नाम हुआ करता था। कांस्य युगी मुद्राओं का जो जब मेनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो एक उनके सिक्कों पर एक तरफ जब मेनांडर ने नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म से संबंधित उसने अपनी जानकारी ली और उनसे संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक थे उनको अपने सिक्कों पर धर्म वाले चक्र का अंकन किया। पुष्यमित्र शुंग और यवन शासक मेनांडर दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। जिस समय पर मेनांडर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर पुष्यमित्र शुंग शासन कर रहे थे और यवन शासक पश्चिमी उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें पुष्यमित्र शुंग और पश्चिमी उत्तर भारत के विदेशी आक्रमणकारी मेनांडर का भी उल्लेख मिलता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की जो पुस्तक है उसमें पुष्यमित्र शुंग और मेनांडर के बारे में भी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता के पुराण खंड में भी हमें पुष्यमित्र शुंग और यवन शासक मेनांडर के बारे में भी जानकारी मिलती है। पुराण खंड जो एक ज्योतिष शास्त्र है, यूनानी ज्योतिष के ऋषि थे। प्राचीन भारत में हमारे जो ज्योतिष की जो पद्धति थी उसके लिए विदेशी भी भारतीय ज्योतिष के ऋषि थे। यूनानी और ग्रीक भारतीय ज्योतिष पर विश्वास करते थे और ज्योतिष के ऋषि थे यूनानी लोग। बुद्ध की मूर्ति गांधार कला एवं मथुरा कला शैली में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी वो गांधार और मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है मथुरा कला और गांधार कला की जो शैली थी उनमें भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी, कुछ मूर्तियाँ हमें
बैठे बैठे हुए दिखाई गई हैं, और कुछ बुद्ध की मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें खड़े होकर दिखाया गया है, और उनका जो विराट जो स्वरूप है वो भगवान के रूप में दिखाया गया है मूर्तियों में, मथुरा कला और गांधार कला शैली मूर्तियों में। अब हम आपको शक वंश के बारे में बताते हैं। शक यूनानियों के बाद भारत में आए और इनका निवास स्थान मध्य एशिया था। शक मध्य एशिया से पशु विचरण के साथ साथ भारत में पशुपालन के लिए अपने चारागाह के लिए भारत में आए, और ये 5 शाखाओं में विभक्त थे। इनकी चौथी और पांचवी जो शाखाओं में जो थे उन्होंने भारत के पश्चिमी भारत एवं दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया। शक वंश की शाखाएं जो थी वो 5 भागों में विभाजित थी। एक जो शाखा थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में रहती थी, एक शाखा मथुरा और शक शासक 5 शाखाओं में विभक्त थे, जिसमें चौथी और पांचवी ये 2 शाखाएं बहुत ही फेमस थी, जिन्होंने भारत के पश्चिमी भारत पर शासन किया, और जो पांचवी जो थी उसने दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया। शकों की 2 शाखाएं और थी, उत्तर में तक्षशिला एवं मथुरा, दक्षिण में नासिक एवं उज्जैन। इन 2 उत्तर और दक्षिण राज्यों में शकों ने तक्षशिला पर और मथुरा पर शासन किया, दक्षिण में नासिक और उज्जैन पर शासन किया। शक ने व्यापार करने के लिए भारत में जो मुद्राओं का प्रचलन किया वो चांदी की मुद्राएं थी। जब शक शासक भारत के पश्चिमी बंदरगाह से गुजरात के तट से व्यापार करते थे, तो वहाँ पे हमें ये प्रचलन देखने को मिला है कि शकों के व्यापार का माध्यम चांदी की मुद्राएं थी। शक शासकों में जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं वो रुद्रदामन प्रथम हैं। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी उत्तर भारत में जो दक्कन का क्षेत्र है वो रुद्र शकों की शाखा से संबंधित है, और रुद्रदामन इस शाखा के प्रसिद्ध शासक थे। इनके अधिकार क्षेत्र में आता है आपका सिंध, नर्मदा घाटी, कोंकण, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भूभाग इस क्षेत्र में आता है। जो शक की जो दक्षिण में जो शाखा रहती थी उसका नाम है नासिक और उज्जैन, और जो उत्तर की जो साइड में रहती थी शक शाखा वो तक्षशिला और मथुरा में रहती थी। मगर इनका जो शासन क्षेत्र था वो सिंध, नर्मदा घाटी, कोंकण, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े भूभाग पर शकों का शासन था। उस समय रुद्रदामन प्रथम इन शाखाओं का क्षेत्र पर शासन करता था। शकों के प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम ने मौर्य शासनकाल में बनाई गई सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, उनका मरम्मत कराई, और उस झील को रुद्रदामन के गिरनार जूनागढ़ शिलालेख में भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय गुजरात के सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील थी वहाँ पे विशाखा नाम का एक शासक शासन करता था। रुद्रदामन संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित था और संस्कृत भाषा से बहुत प्रेम करता था। रुद्रदामन ने कुछ अपने अभिलेख भी संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप में उल्लेखित करवाए हैं। शकों का अंतिम शासक रुद्रदेव तृतीय था। गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया और उसके राज्य को समाप्त कर दिया। अब हम आपको हेलेनिस्टिक आर्ट के बारे में बताते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट भारत और ग्रीक। हेलेनिस्टिक आर्ट भारत और
यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट भारत और यूनानियों की कला का एक मिश्रण नमूना है, जिसे हम भारत में गांधार कला शैली के और नाम से जानते हैं। इस गांधार कला शैली की जो उत्पत्ति है वो भारतीय गांधार कला शैली के नाम से जानी जाती है। इसका जो क्षेत्र है गांधार कला शैली का वो आपका आता है जलालाबाद, बामिया, और इसका जो क्षेत्र आता है वो आज के वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो क्षेत्र स्थित है वो क्षेत्र इस हेलेनिस्टिक आर्ट के अंतर्गत आता है। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों में उनका स्वरूप एक भगवान के रूप में दिखाया गया है कि उनके जो बाल हुआ करते थे, इस प्रकार की जो मूर्तियां बनी हैं वो खड़ी मुद्रा में बनी हुई हैं, जिसमें उनकी बॉडी का जो स्वरूप है उसमें दिखाया है कि भगवान बुद्ध की जो आकार रूप है, बाल थे वो कुछ पीछे की तरफ थे और सर पे जुड़ा दिखाया गया है, जिससे उन्हें ये दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध भगवान के रूप में दिखाए गए हैं हेलेनिस्टिक आर्ट में। और ये आपकी पश्चिमी उत्तर भारत में ही कला प्रचलित थी। और इस आर्ट की जो मूर्तियां हैं वो गांधार और मथुरा कला शैली में बनाई गई हैं। अब हम आपको पहला वंश के बारे में बताते हैं। पहलवों का निवास स्थान ईरान में था और ये संस्कृत ग्रंथों में शक पहलव के नाम से जाने जाते हैं। पहला वंश का शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था। ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस 7वीं शताब्दी में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे और इनकी राजधानी थी तक्षशिला। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और पहला वंश का अंत कुषाण शासकों ने किया था। पार्थियन लोगों के बाद कुषाण वंश आया। पार्थियन लोगों के बाद कुषाण वंश भारत आया और कुषाण वंश चीन के यूची या तोगरिन कबीले से संबंधित था। इनका निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान नामक एक यूची कबीला जो 5 कुलों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक। कुषाण वंश के संस्थापक कुशुलकड़फिसेस थे। इनके सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस की अधीन, कहने का मतलब है कि कुषाण वंश के शासक यूनानी राजा हर्मियस की अधीनता को स्वीकार करते हैं और उनके शासनकाल में उनके शासन को फॉलो करते थे। कुषाण वंश के शासक कुशुलकड़फिसेस ने महाराजा अधिराज जैसी उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश के शासकों में जो राजा हुए हैं उनमें से राजाओं ने महाराजा अधिराज जैसी उपाधि धारण की थी। इसके बाद आता है भीमकड़फिसेस। जो ये कुषाण वंश है वो 5 कबीलों में विभाजित था। इनमें से एक कबीला भारत की ओर आया और उसमें से भी 2 शाखाएं थी। एक शाखा थी कुशुलकड़फिसेस की, दूसरी शाखा थी भीमकड़फिसेस की। ये शाखा कुषाण वंश से संबंधित थी। अब हम आपको भीमकड़फिसेस द्वितीय के बारे में बताते हैं। इनका अधिकार क्षेत्र पश्चिमी उत्तर भारत में सिंध, पंजाब, तक्षशिला तक के अधिकार क्षेत्र में आता था। कुषाण सत्ता का संस्थापक भीमकड़फिसेस को माना जाता है। इनके सिक्कों पर भीमकड़फिसेस ने सोने एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। भीमकड़फिसेस या कुषाण वंश शैव धर्म का अनुयायी था। साथ ही इनके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती थी और इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश की स्थापना में भारत में 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत का प्रयोग किया और ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। कुषाण वंश के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उससे हमें चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हुएनसांग के अनुसार कनिष्क ने गांधार क्षेत्र कनिष्क के शासनकाल में आता था। राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क का अधिकार क्षेत्र कश्मीर पर भी था।
सुई बिहार लेख के अनुसार कनिष्क के अधिकार क्षेत्र में सिंध भी आता था। माणिक्य लेख के अनुसार कुषाण वंश के शासकों का अधिकार क्षेत्र पंजाब भी था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण के शासनकाल में कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया और उस समय उनकी अध्यक्षता, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुषाण के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। कनिष्क ने कासगढ़, यारकन, खोतान पर विजय प्राप्त की। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वर्तमान काल में ये अधिकार क्षेत्र चीन में चले गए हैं। पहले इन अधिकार क्षेत्रों पर कनिष्क शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का अधिकार क्षेत्र था। अब ये अधिकार क्षेत्र चीन में चले गए हैं। पेशावर, कनिष्क के शासनकाल में स्तूप एवं विहार का उल्लेख मिलता है। यहाँ से हमें स्तूप, कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया था, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखवा दिया गया है। और जब उनकी खुदाई की तो वहाँ से हमें बुद्ध, ब्रह्मा, इंद्र एवं कनिष्क की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण कराया था, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां, शिव, इंद्र और ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ साथ कनिष्क ने अपनी भी मूर्ति इस स्तूप में रखवाई थी। खुदाई के दौरान ये हमें प्राप्त हुई है। मथुरा से कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें कनिष्क को चोगा एवं पैरों में चोगा और जूते पहने दिखाया गया है। जो हमें मथुरा से कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, उस पर सोने की मूर्ति है, इसमें सर कटा हुआ है और साथ ही उनकी जो वस्त्र का पहनावा है वो घुटनों तक का पहनावा है, जिसे चोगा कहते हैं। पाटलिपुत्र, कनिष्क के अधिकार क्षेत्र में पाटलिपुत्र था। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो वहां से हमें अश्वघोष नाम का एक विद्वान भी कनिष्क को वहां से जीत के ले गया और वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र भी प्राप्त हुआ कनिष्क को। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष और वसुमित्र जैसे विद्वान लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क ने बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन भी उनके दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सा विद्वान चरक भी कनिष्क के दरबार में था और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था और कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कनिष्क बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित था और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को भारत में फैलाया। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।